हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम पिछले क्लासेस में 15 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट किए थे। तो आज हम जो उसी क्वेश्चन को जो कि हम आगे बढ़ाएंगे। जितना भी हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है, सारे जो क्वेश्चन हैं यहाँ से मैं लूसेंट से सारे क्वेश्चन लिया गया है। 90% जो क्वेश्चन है आपको यहीं से उठ के आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप वहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी साथ में लगा सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो हमारा क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। वैदिक काल के जो लोगों को निम्नलिखित कौन सी फसल के ज्ञान नहीं था इन लोग को? तो मक्का, जौ, गेहूँ या तंबाकू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तंबाकू करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैदिक काल के लोगों को, जो इन लोग को मतलब मक्का, जौ, गेहूँ ये तीनों का पता था, बाकी जो तंबाकू है ये करेक्ट आंसर हो जाती। इस फसल के ज्ञान उन लोग को नहीं थे। वैदिक काल में लोगों को तंबाकू ज्ञान नहीं थी। इस अवधि में जो है आपके वैदिक काल में कृषि में आर्थिक गतिविधि वगैरह वर्चस्व था। कृषि जो कि महत्वपूर्ण था उस समय, मतलब यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे, तो इसी की तरह यहाँ पे खेती वगैरह, यहाँ पे गेहूँ, चावल, जौ वगैरह यहाँ पे इसमें खेती करते थे। बाकी तंबाकू ज्ञान नहीं था इन लोगों को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में किसे माना जाता है? तो या किसे जाना जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामवेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 वेद होते हैं, आपको पता होगा। आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना आपका और सबसे पहला आपका ऋग्वेद है, इसको याद रखिएगा। तो सामवेद जो कि भारतीय संगीत में आदि ग्रंथ के रूप में इसको जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दोनों को बहुत बार रिपीट किया गया, तो इसको याद रखिए। 4 वेद होते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर किसको माना जाता है, या कौन सा शहर है? तो लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या रोपड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा था, याद रखिएगा। तो आपका जो हड़प्पा है आपके भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता, याद रखिए। सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर इसको माना जाता है 1921 में, याद रखिएगा। 1921 में ये आपके भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर इसको माना जाता है हड़प्पा को। और 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी यहाँ पे खुदाई वगैरह इसकी जानकारी मिली गई थी। तो इसको याद रखिए। हड़प्पा की खुदाई के बाद यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के, इसके बाद यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के रूप में इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो हड़प्पा जो शहर है इसको सबसे प्राचीन शहर इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बाबर को, इब्राहिम लोदी, हुमायूं या अकबर को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाबर, याद रखिए। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है, याद रखिए। मुगल साम्राज्य कौन से सन में? 1526। तो 1526 में स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। और मुगल वंश का संस्थापक जो है आपको बाबर को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो अधिकतर जो है आपके मुगल जो शासक तुर्क और आपके सुन्नी मुसलमान होते थे। और यहाँ पे मुगल जो शासन इन्होंने लगभग 17वीं शताब्दी के लास्ट में 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला था, और 19वीं शताब्दी के मध्य आपका समाप्त हो गया था मुगल साम्राज्य। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में 4 वेद होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द है, पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया था? तो भगवान विष्णु जी के लिए, भगवान शिव जी के लिए, भगवान इंद्र जी के लिए, भगवान राम जी के लिए। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है आपके भगवान इंद्र जी के लिए किया गया था। तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और मैं ऋग्वेद की अगर मैं बात करूँ, ये सबसे प्राचीन और सबसे पहला ग्रंथ इसको माना जाता है ऋग्वेद को। और लगभग कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो 1028 सूक्ति इसमें पाया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पुराणों की संख्या कुल कितनी बताई गई है? तो 6, 12, 16 या 18। तो पुराणों की संख्या टोटल यहाँ पे देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। यहाँ पे कुल संख्या है तो इसको याद रखिए 18 यहाँ पे पुराणों की संख्या बताई गई है। तो 18 पुराणों में अलग अलग यहाँ पे देवी देवताओं को यहाँ पे केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म अधर्म और कर्म और यहाँ पे अकर्म जो गाथाएँ यहाँ में बताई गई कही गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो टोटल 18 पुराणों की संख्या है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है, या कौन से नदी का वर्णन जो बार बार यहाँ पे उपयोग किया गया है? तो गंगा नदी, कृष्णा नदी, सिंधु नदी या भागीरथी नदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आपके रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, स्टेट पीएससी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको आईएमपी करके रख लीजिएगा, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन मिलता है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो आप तब भी आपको सिंधु नदी लेना है। या आपके एसएससी वगैरह में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो इसको याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन है। और आपका जो सिंधु नदी है यहाँ पे, ये सिंधु नदी सबसे इसको अधिक बार सबसे ज़्यादा इस पे उल्लेखित किया गया है। और आपको जो सरस्वती जो नदी है, सरस्वती जो नदी है इसको, इसमें सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी इसको मानी गई है। तो दोनों क्वेश्चन पूछा है, सबसे अधिक उल्लेखित कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी है। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो सबसे पवित्र नदी आपको सरस्वती नदी को माना गया है। गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है, और यमुना का यहाँ पे 3 बार उल्लेख किया गया है, और कृष्णा का उल्लेख आपका 0 बार, मतलब इसका उल्लेख किया नहीं गया है, तो इसको याद रखिएगा। और ऋग्वेद सबसे जो प्रमुख नदी सरस्वती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कालाशोक, घनानंद, राष्ट्रपाल या उग्रसेन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नंद वंश का अंतिम शासक आपका कौन था? तो घनानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, आपके महापद्मनंद के नाम से ही आपके पूरे राजवंश के नंद वंश को कहा जाता था, तो इसको याद रखिए। इस वंश के अंतिम राजा आपके कौन थे? घनानंद इस वंश के अंतिम राजा हैं, लास्ट थे। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त जो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना किया था, तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो नंद वंश का जो अंत कैसे हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जो चाणक्य थे, इनके द्वारा समर्थन करके यहाँ पे नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का उखाड़ फेंका था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो विख्यात है, जो बौद्ध धर्म थे भिक्षुओं के लिए बहुत विख्यात था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको याद रखिए। इसकी जो स्थापना किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने, धर्मपाल ने, देशपाल ने या महिपाल ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से सन में इसको बनाया था? तो 1775 से 800 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो कि धर्मपाल ने करवाए थे, तो ये आपके वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है। याद रखिए, बिहार में भागलपुर जगह पूछे वर्तमान में कहाँ है, तो बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है। पाल वंश के आपके राजा थे धर्मपाल। याद रखिए, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी के लगभग इसको बनवाया गया था। बौद्धों के लिए, जो भिक्षुओं के लिए इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी याद रखिए, मार्क करके रख लीजिएगा। गुप्त काल के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? तो समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या चंद्रगुप्त आपके द्वितीय को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। गुप्त काल के जो इस शासक को, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। ऐसा क्यों, मतलब क्यों ऐसा दिया गया है? तो समुद्रगुप्त को इनको कविराज या कविये के राजा इनको माना जाता है, इनको उपाधि भी दी गई है। तो धारण के करने के पीछे उद्देश्य है, ये आपके विशेष वीणा वादक भी था। याद रखिए, विशेष वीणा वादक के कारण इनको
कविराज की संज्ञा दी गई है। गुप्त राजा जो समुद्रगुप्त को बांसुरी और कविताओं में बहुत ही इन लोग को दिलचस्पी थी, प्यार था। इनको वीणा वादक बहुत ही मतलब विशेषज्ञ थे, इसलिए इनको उपाधि दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के भी आते हैं समुद्रगुप्त से, तो इसको याद रखिएगा। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है किसने करवाया था, तो आपके समुद्रगुप्त ने करवाया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। चंद्र जो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम है, तो इसको याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये जो जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। और जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ये आपके विक्रमादित्य भी इनको भी कहा जाता है। तो ये आपके उत्तर भारत के शक्तिशाली सम्राट थे। समुद्रगुप्त के पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम के ये आपके पोते थे, तो इसको भी याद रखिएगा। इसको बहुत सारे एग्जाम में रिपीट किया है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षुण संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो आपके कपिलवस्तु में, सारनाथ, वैशाली या आपके राजगृह में। इसका जो करेक्ट आंसर वैशाली हो जाएगा। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षुण जो उनको भिक्षुणियों का एक संघ है, तो इसकी स्थापना वैशाली में किया गया है। महात्मा जो गौतम बुद्ध थी, उनकी माता गौतमी को यहाँ पे बुद्ध संघ में दीक्षित कर दिए थे, तब से बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो मेगास्थनीज, वसुमित्र, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं। वास्को डी गामा तो हमारे भारत के दौरा करने वाला है, मतलब इन्होंने भारत की खोज की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री आपका मेगास्थनीज था, इसको याद रखें। मेगास्थनीज भारत का दौरा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। लगभग इन्होंने लगभग 302 से 298 ईसा पूर्व यहाँ पे इन्होंने मतलब मेगास्थनीज ने भारत का दौरा किया था, तो याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे जो यात्री हैं जैसे आपका फाहयान, इन्होंने किसके शासनकाल में दौरा किया था भारत का, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में यहाँ पे भारत आए थे फाहयान 405 से 411 ईस्वी में। इत्सिंग भी एक विदेशी यात्री था। इन्होंने 671 में और आपका 695 में बौद्ध धर्म के संबंध में भारत का दौरा किया था। और आपका बाकी इसके बारे में तो मेगास्थनी को पता हो गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका होता है। तो मौर्य काल, गुप्त काल को शार्काल या उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। लगभग 320 से 550 ईस्वी तक यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो आपका जो गुप्त काल है इसको भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य महाराजा श्री गुप्त जो द्वारा इसको स्थापित किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैमूर लंग ने कौन से वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, 1336 ईस्वी में, 1372 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में या 1427 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398 में, मतलब 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। और आक्रमण के दौरान तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ था, तो इसको याद रखिए। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस शासक को द्वितीय अशोक कहते हैं, समुद्रगुप्त को, राजा हर्षवर्धन को, महाराणा प्रताप को या कल्याण सिंह को। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो राजा जो हर्षवर्धन है, इनको इस शासक को द्वितीय अशोक के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस शासक ने जो सांची के बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, तो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या बिंबिसार ने। तो सम्राट अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने जो सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने करवाया था, तो इसको याद रखें। सांची के महान मुख्य स्तूप मूलतः आपके सम्राट अशोक ने बनवाया था लगभग
3री सदी में इसको बनवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे सांची के स्तूप अभी वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है, जो बौद्ध परिसर है आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। एमपी के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह भारत के सबसे पुरानी और पत्थर की संरचना इसको मानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।